हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं अपने क्लास 8 की जो विज्ञान है उसके मॉडल पेपर नंबर 2 के बारे में। तो दोस्तों इसका समय रहेगा 2 घंटे 30 मिनट और अपना पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं और अन्य विषयों के मॉडल पेपर भी अपलोड होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न 1 से 8 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मैग्नीशियम जलकर या दहन होकर क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? तो इसके अंदर देखो दोस्तों, सूर्य का प्रकाश समाप्त नहीं होता, कभी वायु समाप्त नहीं होती, और इसके अंदर पेट्रोलियम है वो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए कौन सी परियोजनाएं प्रारंभ की है? तो इसके लिए दोस्तों बाघों के संरक्षण के लिए आपको इजी वे में याद रखना है, बाघ परियोजना प्रारंभ की है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अप्रिय ध्वनि को कहते हैं, यानी अप्रिय ध्वनि कौन सी रहेगी? जैसे सुस्वर ध्वनि, यानी अच्छा गीत है, संगीत है, ये तो रहेंगी नहीं। अप्रिय ध्वनि अपन को शोर लगती है, तो शोर इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्ती को व्यक्त करते हैं, यानी आवर्ती का मात्रक क्या होता है? तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेप करना कहलाता है, यानी किसी पदार्थ के ऊपर या अपन जो दूसरी का परत करते हैं विद्युत के द्वारा, लेपन करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे साइकिल के हैंडल को चिकना बनाया जाता है, तो ये भी विद्युत लेपन का ही प्रोसेस है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम से कांच की छड़ रगड़ने पर छड़ पर अर्जित आवेश है, यानी रेशम का जो कपड़ा है उस पर अपन कांच की छड़ रगड़ेंगे तो छड़ पर कौन सा आवेश आएगा? तो आपको याद रखना है धनावेश आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा स्नेहक कहते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार आते रहते हैं दोस्तों, तो आपको इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके बाद में अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 9 से 12 तक के प्रश्न आएंगे ये। तो प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या दिया है, खुरपी, दरांती, बेलचा व हल का उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है? आपको याद रखना है। तो खुरपी आप जानते हो दोस्तों, अगर आप खेत में काम करते हो तो खुरपी से अपन मिट्टी की खुदाई करते हैं और खरपतवार हटाते हैं। दरांती का उपयोग अपन फसल काटने में करते हैं, और बेलचा का प्रयोग अपन मिट्टी व अनाज को भरने में करते हैं, तथा हल का प्रयोग अपन जुताई व बुआई में करते हैं। तो ये इजी प्रश्न है जो आसानी से याद हो जाता है और अच्छे नंबर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप संसर्णीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोक सकते हैं? यानी संसर्णीय रोग वो होते हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, अगर 2 नंबर दिए हैं तो 2 का तो आपको इसके उपाय तो लिखने ही होंगे, तभी पूरे 2 नंबर आएंगे। तो सबसे पहले अपने लिखना का तरीका ये रहेगा कि संसर्णीय रोगों को फैलने से रोकने के निम्न उपाय हैं, ये लाइन लिखनी चाहिए। उसके बाद में मैंने यहाँ 3 दिए हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 नंबर का है, फिर भी मैंने 3 आप लिखते हैं तो अच्छी बात है। खांसते व छींकते समय मुंह पर रुमाल रखें। संक्रमित व्यक्ति के लिए कपड़े अलग से रखें, और संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें और ज़्यादा संपर्क में न आए। इससे संक्रमणीय रोग हैं वो फैलने से रुक जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिटुमेन किस काम आता है और कोयला गैस किस कैसे प्राप्त होती है? तो दोनों 1-1 नंबर के हैं, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हैं, तो 1-1 लाइन में इसका उत्तर लिख देंगे। आपको यहाँ मार्क्स है वो भी देखने होते हैं दोस्तों, अगर 1-1 नंबर का प्रश्न आ रहा है तो आंसर छोटा रहेगा, और ये प्रश्न 4 नंबर का आता है तो आंसर बड़ा हो जाता है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि बिटुमेन किस काम आता है? तो अपन लिखेंगे बिटुमेन का प्रयोग सड़क बनाने में किया जाता है। अब 1 नंबर का है तो ये उत्तर पर्याप्त है इसका। अगला प्रश्न है, कोयला गैस कैसे प्राप्त होती है? तो अपन इसका लिखेंगे, कोयले से कोक बनते समय कोयला गैस बनती है। बस इस तरह से ये 1 नंबर का आंसर इतना पर्याप्त होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर पलट जाए, यानी साबुन अपन कपड़े धोते हैं वो साबुन का पानी होता है, उसकी बाल्टी अगर चिकना फर्श होता है जैसे मार्बल का फर्श होता है उस पर उलट जाए, तो इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो आप इसका आराम से बता सकते हो क्योंकि चलना
कठिन हो जाएगा क्योंकि फिसलने लगेंगे। तो इसका सही तरीके से आंसर लिखेंगे, साबुन का पानी संगमरमर के फर्श पर फैलने से गीले फर्श पर चलना कठिन हो जाएगा। ये तो आपको लिखना, ये 1 नंबर हो गया। इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि साबुन के पानी की चिकनाहट पर पैर और फर्श के बीच में घर्षण कम कर देती है, जिससे फिसलने का डर रहता है। ये दूसरा नंबर आपका यहाँ कन्फर्म हो गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिए में आपको क्या करना है, इसका मिलान करना है। तो खरीफ की फसल क्या होती है दोस्तों, खरीफ के अंदर 3 अक्षर हैं, आपको याद रखना है। और बाजरा के अंदर भी 3 अक्षर होते हैं। तो आपको खरीफ के अंदर बाजरा जोड़ना है और बाजरे के साथ आने वाली सभी जो फसलें वो आपको बता देनी है। तो बाजरे के साथ क्या रहेगा, धान और मक्का रहेगा। रबी की फसल में दोस्तों, रबी के अंदर 2 अक्षर हैं, रबी। तो गेहूँ आपको याद रख लेना है, गेहूँ के अंदर भी 2 अक्षर हैं। तो रबी के साथ आपको गेहूँ को जोड़ना है। अब गेहूँ के साथ आने वाली फसलें हैं उनको इसमें मिला देना है, गेहूँ, चना, मटर। इसके बाद में अगला है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक में क्या होते हैं दोस्तों, अपन जो खेत में बाजार से खरीद के लाते हैं वो खाद डालते हैं। तो क्या, यूरिया और सुपर फास्फेट। और कार्बनिक खाद हमेशा गोबर की खाद होती है। तो गोबर, पशु अपशिष्ट, पादप अवशेष होते हैं, वो कार्बनिक खाद के अंदर आते हैं। वो जिसके अंदर खाद और उर्वरक में अंतर लिखना आता है, उसी में भी ये अंतर अपन लिखते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अब जैसे 4 नंबर का है तो 4 इसके अंदर पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने चाहिए। 4 पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और ऐसे प्रश्न आए तो पॉइंट वाइज लिखो ताकि अच्छे नंबर आपको मिले। तो सबसे पहले अपन शुरुआत इस तरह से करेंगे कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैं, ये लाइन लिखनी चाहिए। इसके बाद में पहला है, लिखेंगे सूक्ष्म जीव प्राणियों में रोग फैलाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव पेड़ पौधों में भी रोग फैलाते हैं। तो ये इजी वे में आपके याद रह जाएगा। इसके बाद में अगला है पॉइंट लिखेंगे, कुछ सूक्ष्म जीव भोजन को दूषित कर देते हैं, फूड पॉइजनिंग जिससे होती है। अगला लिखेंगे, सूक्ष्म जीव अनाज के भंडार को दूषित करके खराब कर देते हैं, जैसे अनाज पड़ा रहता है उसमें लटें वगैरह लग जाती हैं। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा मैंने 5वां लिख दिया, आपको याद रहे तो ये भी लिखना ताकि आपके नंबर कटे नहीं बिल्कुल भी। सूक्ष्म जीव कपड़ों व चमड़े से बनी वस्तुओं को भी नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने एक यहाँ एक्स्ट्रा लिखा है, आप इसको भी लिखेंगे तो नंबर पूरे में से पूरे आएंगे, एक भी नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। इसके अंदर है, कोक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। तो ये सत्य है। इसके अंदर आपको ये बार बार पूछा भी जाता है, आप याद रखें इसको। अगला है, प्राकृतिक गैस को निम्न दाब पर सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। बस निम्न दाब की जगह उच्च दाब है। तो ये जो कथन है वो असत्य हो गया, क्योंकि उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बिटुमिन का उपयोग स्नेक के रूप में किया जाता है। तो असत्य है, बिटुमिन का प्रयोग स्नेक के रूप में नहीं किया जाता। अपन जानते हैं स्नेक के रूप में तो जैसे ग्रीस वगैरह इनका प्रयोग किया जाता है। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। तो बिल्कुल जीवाश्म ईंधन है। तो ये इसका आपका सत्य असत्य वाले 4 नंबर का आएगा। चारों प्रश्न आप सही करते हैं और सत्य और असत्य लिखना होता है, तो आप इजी वे में इसके अंदर कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ईंधन के रूप में सीएनजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। यानी ईंधन के रूप में एक तो अपन जो सिलेंडर के अंदर गैस भरी जाती है सीएनजी, उसका प्रयोग करते हैं, एक लकड़ी का प्रयोग करते हैं। इसकी तुलना करनी है आपस में। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे लकड़ी, क्योंकि बाद में सीएनजी लिखना है। तो लकड़ी लिखेंगे क्योंकि लकड़ी अपन जानते हैं ज़्यादा। तो लकड़ी जलाने पर धुआं निकलता है। तो आप इधर लिख सकते हो कि एलपीजी बिना धुएं के जलती है। इसके बाद में अगला लिखेंगे, लकड़ी जलाने पर राख अवशेष बचती है। आप लिखोगे एलपीजी जलाने पर राख अवशेष नहीं बचती है। इसके बाद में जैसे 4 नंबर का है, ये प्रश्न देखना दोस्तों, आपको ये चीज़ आराम से देखनी चाहिए। 4 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम 4 अंतर तो आपको लिखने चाहिए। तो अपन आगे इसके अंदर क्या लिखेंगे दोस्तों, लकड़ी का भंडारण कठिन होता है। यानी लकड़ी को अपन इकट्ठा करके रखते हो तो अपन को बहुत सारी जगह चाहिए, जबकि एलपीजी का भंडारण आसानी से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एलपीजी तो गैस टंकी में भरी हुई आती है। अगला, लकड़ी जलने पर प्रदूषण होता है और एलपीजी जलने पर कोई प्रदूषण नहीं होता, आप जानते हैं। और लकड़ी जलने पर कम ऊष्मा प्राप्त होती है, जबकि एलपीजी जलने पर अधिक ऊष्मा प्राप्ति होती है। तो ये आप आसानी से इसका लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, वनस्पति जात और प्राणी जात को परिभाषित कीजिए। 2-2 नंबर के हैं तो दोनों लिखोगे तो ही 4 नंबर आएंगे, एक लिखने से नहीं आएंगे। वनस्पति जात किसे कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। सेम टू सेम ये रहेगा, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। यानी वनस्पति में आप पेड़ पौधों के बारे में लिखोगे और प्राणी जात में आप जीव जंतुओं के बारे में लिखोगे। इसके बाद में ये 18वां प्रश्न है जो बहुत ईजी प्रश्न आता है दोस्तों। ये ऊपर दिए हुए रहते हैं, इनमें से छांट के लिखना होता है और आप थोड़ा सा भी याद रख लेते हैं तो ये 4 में से 4 नंबर आ जाते हैं।
क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। यही शब्द है जो ऊपर दिए इसमें अंदर भरने हैं। तो इसके अंदर रहेगा, इस प्रकार का जनन जिसमें नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है खालिस्तान कहलाता है। तो नर और मादा दोनों अगर जनन में भाग लेते हैं तो लैंगिक जनन अपन कहते हैं। अंडा से मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, अंडाशय है, तो इसका आंसर अंडाणु रहेगा। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है तो आंतरिक निषेचन रहेगा, अगर बाहर बाहर होता है तो बाह्य निषेचन लिख देंगे। इसके बाद में वे जंतु जो अंडे देते हैं तो अंडपरजक कहलाएंगे, और जो बच्चों को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब से क्या तात्पर्य है, समझाओ। 4 नंबर का प्रश्न है तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा आंसर। पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है, इसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी तथा पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न वस्तुओं पर वायु द्वारा दाब डाला जाता है, जिसे वायुमंडलीय दाब अपन कहते हैं। अब इसमें आगे अपन लिख देंगे, यदि हम किसी वस्तु में वायु भरते हैं तो उसमें भरी वायु का भार वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यानी वायु का जो प्रेशर है ऊपर से वो किसी वस्तु पर लगता है, उसी को अपन वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सीधा सीधा आंसर इसका ये रहेगा, और लिखने का तरीका आपको इस तरह से लिखना है। अगला है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। 4 नंबर का आंसर है, तो इसके अंदर बड़ा लिखना पड़ेगा। तो आप जानते हो दोस्तों, जैसे आपने जहाज और नाव देखे होंगे, हकीकत में देखे हैं या फिर जैसे फोटोग्राफ या टीवी में देखे हैं, तो आगे से वो तीखे बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी है उसके अंदर जो घर्षण बल है वो कम हो जाए और पानी साइडों से निकल जाए तो आसानी से चल सकता है। तो इसमें लिखेंगे, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की, अर्थात आगे से नुकीली या चोंचनुमा बनाई जाती है, ताकि जो अपना तरल होता है, जल होता है, तथा उस वस्तु के बीच घर्षण क्षेत्र को कम किया जा सके। जैसे पानी का जहाज व नाव आगे से नुकीला तथा संकड़ी बनाई जाती हैं, जिससे जल द्वारा लगने वाले घर्षण क्षेत्र को कम किया जा सकता है। यानी आगे से अपन चौड़ा उसको बना देंगे तो नाव है वो चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि आगे से पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, विद्युत लेपन और इलेक्ट्रोड। तो आपको विद्युत लेपन में मैंने बताया था, विद्युत की सहायता से साइकिल के हैंडल को चिकना बनाना। तो इसके अंदर लिखेंगे, किसी चालक वस्तु पर विद्युत धारा के प्रभाव से किसी पदार्थ की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। जैसे साइकिल के हैंडल को चमकीली परत चढ़ाना, तो ये विद्युत के प्रभाव से किया जाता है, इसलिए इसको विद्युत लेपन कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड्स क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स जैसे मैं बता दूं आपको, एक कोई पात्र लेते हैं, उसमें कोई विद्युत चालक विलयन लेते हैं और इसके अंदर 2 छड़ लगाते हैं और इनको विद्युत द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये जो छड़ है ना, वो इलेक्ट्रोड कहलाती है। तो इसका आंसर अपन किस प्रकार लिखेंगे कि वह चालक छड़ जिसके द्वारा विद्युत धारा की विद्युत अपघटन में प्रवेश करती है तथा बाहर निकलती है, इलेक्ट्रोड कहलाती है। यानी जिसके द्वारा विद्युत अपघटन के अंदर पहुंचती है लाइट और बाहर निकलती है, इसको अपन इलेक्ट्रोड कहते हैं। 2 जो छड़ लगाई जाती है उनको इलेक्ट्रोड अपन कहते हैं। नियमित व विसरित परावर्तन में अंतर लिखिए। देखो दोस्तों, आप जो परावर्तन होता है, प्रकाश की किरण आपतित होती है और वापस परावर्तित होती है, आपतित होती है और वापस परावर्तित होती है, तो इसको अपन परावर्तन कहेंगे। अब नियमित परावर्तन में क्या होगा, जिस कोण पर आपतित होंगी समांतर, तो समांतर ही वापस परावर्तित हो जाएंगी, क्योंकि जो फर्श है वो चमकीली सतह है, वो समतल है। तो अपन नियमित परावर्तन में लिखेंगे यह समतल सतह पर होता है, जबकि विसरित परावर्तन होता है वो उबड़ खाबड़ में होता है। तो आज तो समांतर जाती हैं, लेकिन परावर्तित वो समांतर नहीं होती, क्योंकि उबड़ खाबड़ सतह है तो इधर उधर जाएंगी, तो ये असमतल सतह पर होता है। अगला इसके अंदर लिखेंगे, इसमें परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, इसमें परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, और आपको ये डायग्राम बनाना है। तो इसके अंदर 4 नंबर का प्रश्न है, तो बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, 23वां प्रश्न, सड़क दुर्घटना क्या है, और ये 2 नंबर का रहेगा। इसके बाद में सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी 2 नंबर का रहेगा। और मानव वाक जो वाक्य अंतर है, इसके कार्य को आप अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए, चित्र बनाना है, तो ये 4 नंबर का रहेगा। तो 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का चित्र और 2 नंबर की इसकी व्याख्या, आपको अलग अलग इसको बांटना है, तभी पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो अपन पहले लिखेंगे सड़क दुर्घटना क्या है। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे, सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात के नियमों की पालना नहीं करने पर वाहनों के आपस में टक्कर हो जाती है,
जिससे कम या अधिक चोट लग जाती है, इसे अपन सड़क दुर्घटना कहते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से लिख सकते हो। अगला है कि सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है। जनन का मतलब बच्चों को जन्म देना। तो आप जानते हो दोस्तों, अगर बच्चों को जन्म देंगे तो ही वो प्रजाति आगे बनी रहेगी, और ना तो वो पुराने जीव नष्ट हो जाएंगे, नए जीव नहीं होंगे तो संतति जो प्रजाति है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो इसमें लिखेंगे सजीवों द्वारा अपने जैसे संतति पैदा करना जनन कहलाती है। सजीव जनन द्वारा अपनी जाति का अस्तित्व पृथ्वी पर बनाए रखते हैं। जनन न होने की स्थिति में वह प्रजाति पृथ्वी से समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद में अगला प्रश्न था मानव वाक यंत्र। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आपके अंदर 3 चित्र दिए हुए हैं, बड़े हैं। एक तो वाक यंत्र यानी कंठ वाला, और इसके अलावा मानव कर्ण यानी कान वाला, और मानव नेत्र यानी आँख वाला। ये तीनों चित्रों में से आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तीनों चित्रों को याद करने के और इसके अंदर क्या क्या नाम होते हैं, नामांकित चित्र बनाना होता है, तभी पूरे नंबर मिलते हैं। इन तीनों में से एक प्रश्न आपको 2 या 3 नंबर का आराम से मिलेगा। ये तीनों चित्र आपको बुक से याद कर लेने हैं। तो इसकी अपन बुक चित्र तो आप बुक से देख लेना। इसके बाद में अपन इसके बारे में लिखेंगे। जब फेफड़ों से बलपूर्वक हवा निकलती है तो कंठ में स्थित वाक यंत्र के तंतुओं में कंपन होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ध्वनि को जीभ व होठों की सहायता से समझने योग्य शब्दों में परिवर्तित किया जाता है। तो ये आपके वाक यंत्र जो कंठ है बोलता है, उसके बारे में लिख दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। और ये 4 नंबर का रहेगा। और इसके बाद में किसी वस्तु पर बल के प्रभाव लिखिए। तो ये भी अपना 4 नंबर का रहेगा। तो पहले अपन देखते हैं ऋतुस्राव क्या है। ऋतुस्राव का मतलब क्या होता है दोस्तों, महिलाओं में जो मासिक धर्म आता है, रक्त का स्राव होता है 28 से 30 दिन के एक चक्कर के बाद, तो उसको अपन ऋतुस्राव कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे स्त्री के किशोर अवस्था प्रारंभ होने से लगभग 45 वर्ष तक की उम्र तक प्रति 28 से 30 दिनों में जननांगों से रक्त का स्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। स्त्री में अंडाणुओं के परिपक्व होने के पश्चात यदि शुक्राणु से निषेचन नहीं होता है तो परिपक्व अंडाणु रक्त के रूप में जननांगों से मादा शरीर से बाहर निकलते हैं। ये चक्कर है 28 से 30 दिन में पूरा होता है। इसके बाद में अगला था दोस्तों, किसी वस्तु पर जो बल के प्रभाव लिखने हैं। तो बल के प्रभाव अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, यानी बल लगने पर, किसी वस्तु को बल लगाने पर क्या होता है। तो अपन ये ऊपर लाइन आपको लिखनी होती है, किसी वस्तु पर बल लगने के प्रभाव निम्नलिखित हैं, ये लिखना चाहिए। उसके बाद में पहला लिखेंगे, किसी वस्तु को गतिशील किया जा सकता है, यानी स्थिर वस्तु है उसको अपन गति धक्का देके बल लगा के गतिशील कह सकते हैं। गतिशील वस्तु पर बल लगाकर उसे स्थिर कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं। जैसे बॉल आई, आपने उसको पकड़ा, बल लगाया तो रुक गई। बॉल आपके हाथ में स्थिर है, आपने फेंका तो गतिशील हो गई। इसके अलावा किसी गतिशील वस्तु पर बल लगाकर उसकी गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। अब जैसे आपकी तरफ बॉलर ने बॉल फेंकी और आपने बैट से बल लगाकर उसको दूसरी दिशा में मोड़ दिया, तो इस तरह से ये बल द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है इसका दोस्तों कि किसी भूकंप की तीव्रता किस प्रकार मापी जाती है, समझाओ। ये 4 नंबर का। और क्लाइडोस्कोप की संरचना का वर्णन कीजिए, ये भी 4 नंबर का। इसके अलावा अथवा में जो प्रश्न आते हैं वो भी कर सकते हो आप दोस्तों। जैसे भूकंप आने का कारण लिखिए और मानव नेत्र का चित्र बनाइए। तो इसमें अपन ये कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ईजी रहेगा। तो भूकंप आने के कारण है वो आपको लिखने हैं, 4 नंबर का है, तो अच्छे खासी लाइनें लिखनी होंगी आपको। पृथ्वी के अंदर स्थित चट्टानों की प्लेटें जब बार बार एक दूसरे से टकराती हैं तो ये चट्टानें मुड़ने लगती हैं तथा टूटने लगती हैं, जिससे उत्पन्न ऊर्जा पृथ्वी से बाहर निकलने का प्रयास करती है, जिससे पृथ्वी में कंपन होता है, जिसे भूकंप कहते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि चट्टानें एक दूसरे से टकराती हैं और टूटती हैं, उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो धरती से बाहर निकलना चाहती है, और धरती से बाहर निकलने के लिए वो निकल नहीं पाती है जीवे में, क्योंकि ऊपर से बंद है, तो धरती में कंपन होता है, जिसे अपन भूकंप कहते हैं। और भूकंप का मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। आपको ये भी लाइन लिखनी है। इसके अलावा मैंने अभी बताया दोस्तों, मानव नेत्र का चित्र, मानव कर्ण का चित्र और वाक तंत्र का चित्र, ये आपको तीनों चित्र बुक से अच्छी तरह से रट लेने हैं। नामांकित यानी नाम जो भी लिखे हैं वो भी आपको लिखने हैं, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। इनमें से 1 या 2 प्रश्न आपको चित्र मिलेगा और वो 2 से लेकर 4 नंबर तक का आ सकता है। तो ये था दोस्तों मॉडल पेपर। आपको आगे भी सभी विषयों के अन्य मॉडल पेपर भी मिले रहेंगे। इसके अलावा मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ जाकर चैनल पर जाकर आप सारे मॉडल पेपर हैं उनको देख सकते हैं, अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ, उसका लिंक भी आप देखकर और वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आपको सिस्टमेटिक सभी वीडियो मिल जाएंगे और वहाँ आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, तो वहाँ आप इसको आराम से बार बार पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप
पढ़ सकोगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।